Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 3 from gathering to growing food from class 6th history NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's start our chapter 3 from gathering to growing food. Nuno's lunch. Nuno was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? तो यहाँ पे न्यूनो के लंच के बारे में बात हो रही है। न्यूनो अपना पसंदीदा भोजन जैसे कि उबला हुआ चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और मीट खा रहा था। तो उसकी दादी ने अपने घर के पीछे जो छोटा सा गार्डन है उसमें स्क्वैश, कद्दू और बीन्स ये सारी चीज़ें उगाई थी। तो उसे याद आया कि जब वो मध्य प्रदेश में एक स्कूल ट्रिप पर गए थे तो उस दौरान उनको जो भोजन मिला था वो बहुत ही अलग अलग था और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, काफ़ी ज़्यादा मसालेदार यानी स्पाइसी था। तो ऐसा क्यों था? वेराइटीज़ ऑफ फूड्स. Today, most of our food, such as fruit, vegetables, grain, milk, and meat, comes from plants that are grown and animals that are reared. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, requires more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Different animals do prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environments. But as you saw in the chapter 2, women and men did not always produce their own food. तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स का मतलब है विभिन्न प्रकार के खाने वाले पदार्थ। तो आज हमारे पास जो भोजन है उसका अधिकांश भाग जैसे कि जो फल है, सब्जियाँ हैं, अनाज है, दूध है, तो ये सब पौधों से आता है और जो उगाए जाते हैं और जो मांस वगैरह है या जो आप कह सकते हैं एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे दूध हो गया या फिर बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें पशुओं से हमें मिलती हैं जिन्हें हम पालते हैं यानी कि हम जिन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो पौधे हैं वो उगते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए बताया गया है जो गेहूँ और जौ की जो तुलना में जो चावल है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसको ग्रो करने में। तो इससे ये पता चलता है कि किसान कुछ जगहों में अलग फसल क्यों उगाते हैं। तो इवन अलग अलग जानवर भी अलग अलग इन्वायरमेंट पसंद करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जो भेड़ है या फिर बकरी है वो सूखे पहाड़ी वातावरण में मवेशियों की तुलना में अधिक आसानी से जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा था, जो महिलाओं और पुरुषों ने हमेशा क्या किया, अपना भोजन वो उन्होंने खुद से नहीं बनाया, ना प्रोड्यूस किया। The beginning of farming and herding. We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing and so were plants and animals that people used as food. Men, women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people became farmers. तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि दुनिया भर में जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है और इसलिए पौधे और जानवर जो थे जिन्हें लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने कई चीज़ें देखी। जिन जगहों पर जो खाने वाले जो पौधे पाए गए, जैसे जो बीज कैसे उगाए गए, डंठल कैसी तोड़ी गई, ज़मीन पे जब बीज गिर जाते हैं तो उसमें से कैसे नए पौधे उग गए। तो शायद उन्होंने पौधों की उन्होंने वहाँ से देखभाल शुरू कर दी। इवन उनको पक्षियों और जानवरों से बचाने की भी उन्होंने कोशिश करी ताकि वे जो पेड़ पौधे हैं वो बढ़ सकें और उनके जो बीज है वो पक सकें। तो इस तरह जो लोग हैं वो किसान बन गए होंगे। Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders.
तो औरतें, आदमी और बच्चे सभी लोग जानवरों को टेम कर सकते थे। टेम मतलब उनको वो किस तरह से अब ट्रेन कर रहे थे अपने हिसाब से, कि जब जो वो चीज़ें बोले वो चीज़ वो जानवर फॉलो कर रहे थे। तो वे लोग जानवरों के लिए उनके पास उनका खाना छोड़कर उनको अपने अंडर कंट्रोल अंडर कंट्रोल कर लेना उन्होंने सीख लिया। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो था एक जंगली कुत्ता। बाद में लोगों ने उन जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश करी जो उनके शिविरों यानी कि उनके जो कैंप्स हैं उसके आसपास रहते थे और दूसरे जानवरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वो लोग जेंटल थे यानी कि कोमल थे। सो हियर यू कैन सी some like they have given, can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? तो क्या रीज़न हो सकता है कि क्यों इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया? तो यहाँ पे इवन ये भी हम देख सकते हैं कि जो जानवर हैं ज़्यादातर जो भेड़ें थी, बकरियाँ, मवेशी यानी कि जो कैटल आप बोल सकते हो, जो लोगों के साथ ज़्यादातर रहते थे, उनके काम आते थे। तो ज़्यादातर ये सभी के सभी झुंड में रहते थे और ये सभी घास खाते थे। तो अक्सर लोग जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। तो इस तरह वो हर्डर्स भी बन गए। हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे। Now here in this table you can see domestication. Domestication का मतलब होता है पालतू बनाने का कार्य. Is this name given to the process in which people grow plants and look after animals? Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. तो क्या इस प्रक्रिया में यानी कि ये डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया में जो कोई डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया को कोई नाम दिया गया है जिसे लोग जो पौधे हैं उनको उगाते हैं और जानवरों को ध्यान रखते हैं। तो ज़्यादातर जिन पेड़ पौधों और जानवरों को लोगों द्वारा देखा या फिर ध्यान दिया जाता है वे जंगली पेड़ पौधे और जानवरों से काफ़ी अलग होते हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिकेशन के कारण ही होता है। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाने का कार्य। तो एग्ज़ाम्पल के लिए वे उन पौधों और जानवरों को मारते थे जिन्हें कोई भी बीमारी ना हो, मतलब उनका यूज़ करते थे जिनको कोई भी रोग ना हो। वे ऐसे पौधे भी लगाते थे जो बड़े होकर अनाज का जो प्रोडक्शन है उसका काम करते थे। तो जिनकी जो डंठल है यानी कि जो स्टॉक्स है वो मजबूत हो, जो पके अनाज का वज़न जो है उसको सहन कर सके। तो चुने हुए पौधों से बीज लिए गए और उन्हें सुरक्षित रखा गया और ये सुनिश्चित किया गया कि जब भी ये बीज बोएंगे तब इसमें से नए पौधों में जो है इन नए पौधों में से जो बीज निकलेंगे उसकी जो क्वालिटी है वो उस पहले वाले बीजों की जैसी ही होगी। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. तो जानवरों के बीच जो रिलेटिवली ज़्यादा कोमल होते थे, जो ज़्यादा जेंटल होते थे, उन्हें प्रजनन यानी ब्रीडिंग के लिए वो चुने जाते थे। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? धीरे धीरे पालतू जानवर और पौधे जंगली जानवर और पौधों से अलग हो जाते थे। तो एग्जाम्पल के लिए जो जंगली जानवरों के जो दांत हैं और जो सींग है वो आमतौर पर पालतू जानवरों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 दांत के सेट दिखाए गए हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें जो सूअर है यानी जो पिग है उसका कौन सा दांत होगा और जो पालतू जानवर है उसका कौन सा दांत होगा? Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो दुनिया के कई देशों में हुई।
ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो आजकल जो सारी चीज़ें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ये सभी पशुओं और पौधों से हमें मिलता है। तो ये सब डोमेस्टिकेशन का ही परिणाम है। पालतू बनाए जाने वाले कुछ शुरुआती पौधे गेहूँ थे, और सबसे पहले जो पालतू पशुओं में भेड़ और बकरी शामिल थे। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases, years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. So, do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give reason for your answer. तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं, यानी उसको ग्रो करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह इसको बटने के लिए कुछ समय लगता है। तो ये कई दिनों, हफ्तों, महीनों या फिर कुछ साल का मामला हो सकता है। इसलिए जब हम लोगों ने पौधे उगाने शुरू किए, तो इसका मतलब ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। लाइक पौधों की देखभाल करने वाले एक लंबे दिन के लिए एक ही जगह पर रहे, उन्होंने पानी डाला, वहाँ से अनवांटेड जो वीड्स थे, अनवांटेड जो प्लांट्स थे, उसको निकाला, पशु पक्षियों को फसलों से दूर भगाया, जब तक कि अनाज के दाने को पीस न लें और अनाज का सावधानीपूर्वक उपयोग न किया जाए, तब तक उन्होंने ये सारी चीज़ की। चूँकि अनाज को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और बीजों को इकट्ठा किया जाता था ताकि उसे संभाल कर रखा जाए, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीक़ों के बारे में सोचना पड़ा। भंडारण का मतलब होता है किस तरह से वो स्टोर करके रखें पूरे साल। उन्होंने बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बनाए, इवन ज़मीन में उन्होंने गड्ढे खोदे ताकि वो इसको स्टोर करके रख सकें। Next topic is storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. तो स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों का भंडारण। तो जो पशु हैं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखा जाए तो वे हमें दूध देते हैं, जो भोजन और मांस का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। दूसरों शब्दों में अगर हम बात करें तो जो जानवर हैं वे खाने के स्टोर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भोजन के अलावा क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जानवरों से हमें मिल सकती हैं? जानवरों को आज के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? तो जानवरों से हमें भोजन के रूप में अगर आप जानते हैं तो उनसे, उनकी जो स्किन है उसकी जूते बनाए जाते हैं, उसके बैग्स बनाए जाते हैं, उससे बेल्ट बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानवरों से हमें मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। Turn to map 2 that you can see in page 14. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. So these are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. तो मैप 2 को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर जो यहाँ पे जो पेज नंबर जो 14 है उसमें आप देखें तो आप ब्लू स्क्वायर्स को नोटिस करेंगे। तो ये हम जो हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें हमने देखा था पेज नंबर 14 में। तो यहाँ पे जो ब्लू स्क्वायर्स हैं तो हर एक जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को किसानों और चरवाहों के एविडेंस मिले थे। तो ये सभी सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो वर्तमान में यानी कि जो प्रेजेंट का जो अभी हमारा अगर हम बात करें तो जो कश्मीर है वो, और भारत के ईस्ट और साउथ में ये पाए गए थे। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वेर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. This may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals.
तो ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जगह किसानों और चरवाहों के बसने वाली जगह थी, तो साइंटिस्ट ने जानवरों की हड्डियों और पौधों पर अध्ययन किया, उन्होंने स्टडी की। इसमें सबसे रोमांचक खोजों में से एक जो थी वो ये उन्होंने पाया कि जले हुए अनाज के उनको अवशेष मिले। तो ये या हो सकता है गलती से जल गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्पसफुली इनको जलाया गया होगा। साइंटिस्ट ने इन अनाजों की पहचान उन्होंने की, और ये वो बता सकते हैं पहचान करके कि ये उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई फसलें यहाँ पर उगाई गई होंगी। इससे ये भी पता चलता है कि बहुत ही अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ भी उन्होंने पहचान करी साइंटिस्ट लोगों ने। Now look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found. तो यहाँ पर जो नीचे आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि कौन कौन सी जगहों पर जो ग्रेन्स है और पालतू जानवर थे उनके बोन्स मिले हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में ग्रेन एंड बोन्स एंड द साइड्स। सो वीट, बार्ली, शिप, गोट, कैटल, सो दिस आर द ग्रेन्स एंड some bones of this animals which found in मेहरगढ़, which you can say that is present day पाकिस्तान। जो आज का पाकिस्तान है उसको पहले मेहरगढ़ बोला जाता था। तो वहाँ पे वीट, बार्ली, शिप, गोट, कैटल ये सारी चीज़ें मिली है, उसके अवशेष मिले हैं। सेम वे राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स दैट कोलदीवा दैट इज़ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये चीज़ मिली है। सेम वे राइस एंड कैटल that is Mahagra, that is present day Uttar Pradesh. Same way wheat and lentil, that is Gafkral, that is present day Kashmir। गफरल को आज का कश्मीर कहा जाता है। इसी तरह से wheat and lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo, these are Burzahom which is known as present day Kashmir। Same way wheat, green, gram barley, buffalo, ox, that is Chirang which is present day Bihar। सेम वे मिलेट, कैटल, शिप, गोट, पिग विच इज़ हल्लूर, जिसे हम प्रेजेंट डे जो आज का आंध्र प्रदेश है। इसी तरह से ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शिप एंड पिग जिसको पायमपल्ली जो कि आज का आंध्र प्रदेश है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली। सो दिस आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको कुछ साइट्स ही बताई गई हैं जहाँ पे ग्रेन्स और बोन्स मिले थे। तो ऐसी और भी बहुत सारी जगह है, सो यू कैन फाइंड आउट। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।